नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है नदीम खान। दोस्तों आज आ गए हम वापस रीट का एक और मॉडल पेपर लेकर। दोस्तों इसमें हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दोस्तों कि अ प्ले दैट सैटायराइजेज द मैनर्स एंड अफेक्टेशंस ऑफ अ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। आपको दोस्तों वोकेबलरी आना बहुत ज़रूरी है, वोकेबलरी आना बेहद ज़रूरी है। अगर वोकेबलरी पे चाहते हो वीडियो तो मेरे को कमेंट में बता देना। अगर 15-20 कमेंट आ गए तो मैं वीडियो बना दूंगा, वोकेबलरी पर अलग से बना दिया करूंगा, ठीक है। और नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि आपको वोकेबलरी आने ज़रूरी है। कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन, ठीक है। कंटेम्प्रेरी समकालीन यानी उस समय की, ठीक है, जिस समय की बात की जा रही उस समय की, यानी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी यानी समकालीन समाज, उस समय का समाज। अफेक्टेशंस होता है दोस्तों दिखावा यानी कि ढोंग, पाखंड, ठीक है। इस प्रकार की जो चीज़ होती है ना उसको बोलते हैं अफेक्टेशंस। और मैंने आपको पता है ये तौर तरीके, रीति रिवाज, ठीक है, इनको बोल सकते हैं रिवाजों को। तो एक ऐसा नाटक जिसमें समकालीन समाज के दिखावे और तो रीति रिवाजों पर व्यंग्य किया जाता है, उस नाटक को क्या कहते हैं दोस्तों? उस नाटक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस नाटक को कहते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसमें समकालीन समाज के दिखावों के बारे में व्यंग्य किया जाए, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एक अलग दूसरा नाम है दोस्तों रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर्स, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ट्रेजिक कॉमेडी दोस्तों हम देख ही चुके हैं। सेंटिमेंटल कॉमेडी वो होती है दोस्तों, मतलब एक नाटक होता है, एक कहानी होती है जिसमें एक सैड टोन चलती रहती है पूरे उस प्ले में या पूरे नाटक में, पूरे कहानी में एक दुखी माहौल सा चलता रहता है। हालांकि एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है और ना ही एंड में किसी की मौत होती है, ठीक है, लेकिन एक सैड टोन चलती रहती है, भावनात्मक माहौल चलता रहता है, इमोशनल रहता है, ठीक है। सेंटिमेंटल का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो इमोशनली होता है, ठीक है। सेंटिमेंटल का अर्थ होता है इमोशनल, ठीक है। इमोशनल कॉमेडी बोल सकते हैं इसको कि इमोशनल सीन चलता रहता है पूरे नाटक में। और रोमांटिक कॉमेडी क्या होती है दोस्तों कि जो रोमांटिक कॉमेडी है इस टर्म को शुरू किया था विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है। शेक्सपियर आप जानते होंगे, द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। रोमांटिक कॉमेडी तो इसको जो शुरू किया था दोस्तों शेक्सपियर ने अपने नाटकों में शुरू किया था, ठीक है। ये जो मैं आपको नाम याद दिला दूँ, जैसे शेक्सपियर के नाटक है ना एज यू लाइक इट, जो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, या मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। ये भी क्या है, ये दोनों क्या है, रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है। रोमांटिक कॉमेडी इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक मतलब बेहद खूबसूरत लड़की होती है, आदर्श लड़की होती है, और एक मतलब खूबसूरत लड़का होता है, जवां होता है, ठीक है, गठीला बदन होता है जिसका लगभग, ठीक है। और ये दोनों क्या होता है एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ठीक है एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लड़का और लड़की, और इनके प्यार में कोई बाधा है, ठीक है। लड़का और लड़की के प्यार में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई टेंशन जरूर है, और इनके प्यार का इस नाटक का जो फोकस है वो पूरे के पूरे इनके प्यार पर रहता है दोस्तों, ठीक है, कि मतलब ये कैसे मिलेंगे, जो मतलब हिंदी मूवीज़ मान सकते हो आप यार इसको, ठीक हो। तो इस टर्म के जो आखिर में जो दोस्तों गौर कीजिए एक शब्द है कॉमेडी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इस प्ले के आखिर में भी कोई क्या है, कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है, मतलब किसी की मौत नहीं होती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को निपटा दिया जाता है और सब कुछ सोल्व हो जाता है लास्ट में, ठीक है, उसको बोलते हैं रोमांटिक कॉमेडी। लेकिन हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसमें समकालीन समाज के दिखावे और रीति रिवाजों के बारे में बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि डैश इज डिस्क्राइब्ड एज एनी स्ट्रगल बिटवीन ऑपोजिंग फोर्सेज। डैश इज डिस्क्राइब्ड एज एनी स्ट्रगल बिटवीन ऑपोजिंग फोर्सेज, कि मतलब दो विरोधी ताकतों के बीच में जो संघर्ष चलता रहता है उसको क्या कहते हैं? दो विरोधी ताकतों के बीच में जो संघर्ष चलता रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट। हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। कॉन्फ्लिक्ट यानी हीरो और हीरो की जो है किसी और से, प्रोटोगोनिस्ट की किसी और चीज़ से संघर्ष चलता रहता है, ठीक है।
तो इसमें क्या संघर्ष जो ये कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है, हमने पहले ही बात कर चुके हैं। एक तो इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में इसका खुद के अपने आप से चलता रहता है, अंदर ही अंदर चलता रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। और जो बाहर के लोगों से, जैसे एक हीरो का अपने पापा के साथ हो, या अपने दोस्त के साथ हो, लड़की के साथ हो, भगवान के साथ हो, किसी के भी साथ हो, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और इसका उत्तर हमारा सही क्या जाएगा, ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट। कैथारसिस हमने देख लिया था दोस्तों। और ये कॉमिक रिलीफ की बात कर लेते हैं। कॉमिक रिलीफ क्या होता है दोस्तों कि जब शेक्सपियर के वक्त की बात है, शेक्सपियर के टाइम में जब प्लेज होते थे दोस्तों, तो वो ट्रेजिक प्ले होते थे ज़्यादातर, ठीक है। और उनमें बेहद मतलब एक ट्रेजिक माहौल चलता रहता था, बहुत ही इमोशनल माहौल चलता रहता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि नाटककारों ने क्या किया कि जनता को क्या हुआ कि उस बोरियत से या उस इमोशनल माहौल से, ओवर इमोशनल माहौल से उठाने के लिए बीच बीच में क्या करते थे, कॉमेडी करते थे, ठीक है। बीच बीच में कॉमेडी करते थे, ठीक है। तो एक उसको बोलते थे कॉमिक रिलीफ। पूरा नाटक कॉमेडी करनी होता था, बस मामूली सी कोई 5-10 मिनट की कॉमेडी हो गई, ठीक है, उसको बोलते थे कॉमिक रिलीफ। और मिस्चीव नाम का कोई भी दोस्तों लिटरेरी टर्म नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स, इंटरनल अभी देखा है दोस्तों, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, खुद के साथ संघर्ष, ठीक है। और ये दे रखा है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ए कैरेक्टर एंड आउटसाइड फोर्स, ये तो एक्सटर्नल हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया एक्सटर्नल। और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ए सोसाइटी, समाज से भी अगर लड़ाई हो तो वो भी क्या होता है एक्सटर्नल हो गया ना। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ए कैरेक्टर एंड नेचर, ये भी एक्सटर्नल है, तीनों एक्सटर्नल के उदाहरण है। और ये एक इंटरनल का है। अगर इंटरनल पूछा है तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट विद द सेल्फ, खुद के साथ लड़ाई, खुद के साथ संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अ कॉर्डेड सोनेट इज, कॉर्डेड सोनेट क्या होती है दोस्तों, कॉर्डेड सोनेट क्या होती है दोस्तों। कॉर्डेड सोनेट जो है वो सोनेट की तरह ही एक कविता होती है, जिसमें क्या होता है 14 लाइन्स होती है, 14 लाइन होती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कवि क्या करता है कि 2-3 लाइन और जोड़ देता है, ठीक है, कुछ लाइन जोड़ देता है, जरूरी नहीं कि 2-3 ही हो, 5-7-10 भी हो सकती है, जिसमें उसकी कविता पूरी होती हो, ठीक है। उसमें 14 लाइन तो मुख्य होती है, और भी एक्स्ट्रा में कुछ लाइन दे रखी होती है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लाइन होती है दोस्तों उसको बोलते हैं कोडा। क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड, कोडा, COD, कोडा या टेल, उसको बोलते हैं कोडा या टेल बोलते हैं, ठीक। अब क्या होता है कोडेड टेल, उसको सॉरी कोडेड सोनेट में क्या होता है, लास्ट में कुछ लाइन्स होती हैं, उनको बोलते हैं कोडा या टेल। कोडेड टेल दोस्तों एक एक्सटेंडेड सोनेट होती है। एक्सटेंड का मतलब पता है ना आपको, जैसे कुछ इस चीज़ को बढ़ा देना, जैसे कि हम मोबाइल की वैलिडिटी बढ़वाते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं वैलिडिटी एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंड एक वर्ब है, EXTEND, एक्सटेंड, एक्सटेंड, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक एक्सटेंडेड सोनेट है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, ये कोडेड सोनेट, ठीक है। और इसको टेल्ड सोनेट भी बोलते हैं दोस्तों, टेल्ड सोनेट, TAILED, टेल यानी पूंछ, पूंछ के तौर पर होगी ना, मुख्य तो 14 लाइन होंगे, फिर 4-5-10 जितने भी लाइन होती है वो एक पूंछ के तौर पर कार्य करती है, तो इसको टेल्ड सोनेट भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एन एक्सटेंडेड सोनेट विद अ कोडा और टेल एडेड एट द एंड, ठीक है। आखिर में एक पूंछ की तरह कुछ लाइन्स जुड़ी रहती है, ठीक है, एक्सटेंडेड सोनेट होती है, उसको बोलते हैं कोडेड सोनेट। हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कि कोडेड सोनेट वाज इन्वेंटेड बाय, कोडेड सोनेट को इन्वेंट किसने किया था, GM हॉपकिंस, फ्रांसिस्को बर्नी, थॉमस ग्रे या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। GM हॉपकिंस तो दोस्तों लिखता था कर्टल सोनेट, कौन सी, CURTAIL, कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट जो क्या होती थी, 10.5 लाइन की एक कविता होती थी, यानी 10 लाइन हो गई, ठीक है, फिर आधी लाइन और होती थी, उसको बोलते थे कर्टल सोनेट। ये लिखते थे कौन, GM हॉपकिंस ने लिखी थी ये कर्टल सोनेट्स, ठीक है। और थॉमस ग्रे दोस्तों ये पोएट थे, एलिजे लिखते थे। और फ्रांसिस्को बर्नी थे, उन्होंने क्या था दोस्तों, कोडेड सोनेट इन्वेंट किया था, ठीक है। इटालियन पोएट थे और ये कोडेड सोनेट लिखते थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को बर्नी इटालियन पोएट थे, कोडेड सोनेट को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर कि 14 लाइन्स यानी
कितनी लाइन हो गई, 14 लाइन हो गई। और मीटर कौन सा हो गया, आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। और राइम स्कीम हो गई दोस्तों इसकी ए बी, बी सी, सी डी और ई, ठीक है। अब दोस्तों हमने दो पोएम पढ़ी थी कि एक तो हो गई शेक्सपियरियन और एक हो गई मिल्टोनिक। शेक्सपियरियन हो गई एक तो, और एक हो गई मिल्टोनिक। शेक्सपियरियन को बोलते हैं इंग्लिश पोएम भी बोलते हैं, इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं, या शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं। उसकी जो राइम स्कीम होती है दोस्तों वो क्या होती थी, 4 क्वार्टरंस होते थे, यानी 4-4 लाइन के 3 जोड़े होते थे, जिसमें पहली की राइम स्कीम क्या रहती थी, ए बी, दूसरी की सी डी और तीसरी ई एफ और लास्ट में जी। ये हो गई हमारी शेक्सपियरियन। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ए बी, बी सी, तो यहाँ पर कह रहा है सी डी आ रहा है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। और जो मिल्टनिक या और थी, ठीक है, जिसको बोलते थे इटालियन सोनेट, ठीक है, उसमें क्या था दोस्तों, उसकी राइम स्कीम होती थी ए बी ए, वापस ए बी। उसमें एक ऑक्टेव होता था, एक सेस्टेट। ऑक्टेव यानी 8 लाइन, तो ये 8 लाइन हो गई ना, 4 और 4 8 हो गई। फिर होता था सेस्टेट, ए बी और लास्ट में होता था सी डी सी या सी डी ई, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सेस्टेट आता था, या तो यह आ जाता या ये लिख देते थे, ठीक है। तो ये राइम स्कीम रहती थी किसकी, मिल्टोनिक या इटालियन या पेट्रार्कन भी बोलते थे इसको, ठीक है। तो दोस्तों ये ना तो ये क्या है शेक्सपियरियन है, ना ये कर्टल सोनेट, या कर्टल में तो 10.5 होती है, इसमें 14 लाइन बता रखा है, तो ये भी गलत हो गई। पेट्रार्कन भी नहीं है, पेट्रार्कन में जो क्या रहता है ऑक्टेव और सेस्टेट रहता है, लेकिन इसमें क्वार्टरन दे रखा है। ये देखिए 3 क्वार्टरन हो गया, एक ही हो गया, और लास्ट में कपलेट हो गया। 2 लाइन के जोड़ों को क्या बोलते हैं, कपलेट। तो ये क्या है दोस्तों, ये स्पेंसरियन सोनेट है। स्पेंसरियन सोनेट की यही पहचान होती है कि उसकी राइम स्कीम क्या होती है, ए बी, बी सी डी और ई। 14 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर तो सभी सोनेट की होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, स्पेंसरियन सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला कथन दे रखा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सही पूछ रहा है, ठीक है, गलत नहीं पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें लिखा है, तीनों में क्या है, वोल्टा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि जब पोएम लिखते हैं, यानी सोनेट जब लिखते हैं, ठीक है, पोएम का अर्थ सोनेट नहीं होता दोस्तों, सोनेट में वोल्टा आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोनेट में क्या आता है, वोल्टा किस में इस्तेमाल होता है, सोनेट में, ठीक है। तो जब सोनेट जो पोएम होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ लाइन या कुछ पंक्तियाँ लिख दी, उसके बाद में अचानक ही विचारों का बदलाव हो जाता है, ठीक है। पहले तो एक ही प्रकार के विचार चलते रहते हैं, फिर विचारों का बदलाव होता है, फिर कुछ लाइन्स लिखी जाती है, ठीक है। तो इनके बीच में जो आता है ना, उसको बोलते हैं वोल्टा, ठीक है। पहले एक प्रकार के विचार चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, अगर आपने पढ़ी होगी ऑन इज ब्लाइंडनेस है मिल्टन की, उसमें क्या होता है, पहले एक प्रकार के विचार चलते रहते हैं पोएट के दिमाग में, वो मतलब दुखी रहता है कि यार मैं तो अंधा हो गया, ठीक है, 44 साल की उम्र में मैं तो अंधा हो गया, मेरी अभी आधी ज़िंदगी हुई है और मैं अभी अंधा हो गया, मैं क्या सेवा करूँगा ईश्वर के नाम की, ठीक है, कैसे करूँगा। तो वो ऐसे मतलब पछतावा करता रहता है। फिर बाद में उसके विचारों में अचानक बदलाव आता है और वो कहता है कि यार मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति की भगवान को क्या ज़रूरत है, ठीक है, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति की भगवान को क्या जरूरत है, उसके पास तो हज़ारों लाखों करोड़ों सैनिक सेवादार है, वो ऑलरेडी उसके पास रहते हैं उसकी सेवा करने के लिए, वे हाथ बांधे खड़े रहते हैं कि कब भगवान कुछ बोले, खुदा कुछ बोले और हम उसकी सेवा कर दें, ठीक है, ऑलरेडी रहते हैं। तो मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति की क्या ज़रूरत है, मेरे से जितना बन पड़ेगा उतना मैं करूँगा। तो ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं, विचारों का बदलाव। ये क्या होता है, वोल्टा होता है दोस्तों। तो मिल्टोनिक सोनेट में ये कब आता है, ऑक्टेव के बाद आता है, ऑक्टेव में एक प्रकार के विचार चलते थे, यानी 8 लाइन में। फिर जब 9वीं लाइन शुरू होती है तो उसमें विचार बदल जाते हैं। और दोस्तों जो ये शेक्सपियरियन होती है उसमें क्या होता है, उसमें 3 क्वार्टरन होते हैं, 4 4 4, ये 3 क्वार्टरन हो गए, ठीक है। फिर अचानक विचारों का बदलाव आएगा और कपलेट में वो निष्कर्ष भी निकाल देगा और उसके विचार भी बदल जाएंगे। यहाँ पर इसे वोल्ट आता है, ठीक है, क्वार्टरन के बाद आता है शेक्सपियरियन में, और मिल्टोनिक में आता है ऑक्टेव के बाद, यानी 9वीं लाइन से। और अगर शेक्सपियरियन का पूछे कि कितनी लाइन से आता है तो 11वीं लाइन से आता है, ठीक है। देखते हैं क्या उत्तर इसमें। ये कहता है कि द वोल्टा इन इटालियन सोनेट यूजुअली अकर्स इन द फाइनल लाइन, यानी आखिरी लाइन में नहीं आता है भैया,
आखिरी लाइन तो कौन सी हो गई, 14वीं लाइन, ठीक है, 14 नंबर की जो लाइन होगी वो आखिरी लाइन होगी, लेकिन उसमें वोल्टा कब आता है इटालियन में, ये 9वीं लाइन में आ जाता है ऑक्टेव खत्म होते ही, है ना। और द वोल्टा इन इटालियन सोनेट यूजुअली अकर्स इन द 9th लाइन, ये सही है एकदम, 9th लाइन में आता है। एक और पढ़ लेते हैं दोस्तों ऑप्शन, ये कहता है द वोल्टा डजंट अकर इन इटालियन सोनेट, गलत बात है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला भी गलत हो गया, तो कौन सा चाहिए, ऑप्शन बी। तो वोल्टा कब आता है, 9वीं लाइन में आता है, 9th लाइन में आता है, ठीक है, ऑक्टेव खत्म हो जाता है 8 लाइन बाद, तो यहाँ पर ये विचारों का बदलाव आता है और 9वीं लाइन में ये अलग बातें करने लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अलग बातें करना, अलग विचार प्रस्तुत करना, उसको बोलते हैं वोल्टा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना उत्तर सही, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, द सोनेट ओरिजिनेटेड इन, यानी सोनेट कहाँ पैदा हुई, कहाँ बनी, कहाँ इसका आविष्कार हुआ, कहाँ लिखनी शुरू हुई, तो ये बड़ा आसान सवाल है दोस्तों। कहाँ लिखनी शुरू हुई, इटली में, इटली से इसको कहाँ लाया गया, इंग्लैंड में लाया गया था बाद में, ठीक है, इंग्लैंड में पैदा नहीं हुई थी ये पैदा कहाँ हुई, कहाँ लिखनी शुरू हुई, इटली में लिखना शुरू हुआ था, तो उत्तर से हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आसान क्वेश्चन इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको कि द सोनेट वॉज इन्वेंटेड बाय, सोनेट का इन्वेंट किसने किया था, किसने लिखना शुरू किया था। तो दोस्तों ये जो हैं दो व्यक्ति, थॉमस वाइट एंड हेनरी होवर्ड, ये क्या थे, ये दोनों जो है मतलब इटली में गए थे और 16वीं सदी में, कब, 16वीं सेंचुरी में इटली गए थे और वहाँ से दोस्तों ये सोनेट सीख कर आए थे और ये कहाँ ले गए थे, फिर अपने देश इंग्लैंड ले गए थे दोस्तों, ये कहाँ ले गए थे, इंग्लैंड ले गए थे, इंग्लैंड में लिखना शुरू किया था। कहाँ से सीख कर आए थे, इटली से, कहाँ से, इटली से सीख के आए थे और कहाँ ले गए, इंग्लैंड ले गए, कौन, ये दो लोग, थॉमस वाइट और हेनरी होवर्ड। लेकिन इसने पूछा है कि सोनेट का इन्वेंशन किसने किया था, इन दोनों ने इन्वेंशन नहीं किया था दोस्तों, थॉमस वाइट ने और हेनरी होवर्ड ने, ये तो सीखे थे खुद इटली में और इंग्लैंड लेके गए थे। और फिर आता है नेक्स्ट दोस्तों, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, ठीक है, ये इसने भी दोस्तों इन्वेंशन नहीं किया था, इसने सोनेट को पॉपुलर किया था, पॉपुलराइज किया था, है ना, प्रसिद्धि दिलाई थी सोनेट को, ठीक है। तो सोनेट का जो आविष्कार किया था वो क्या था दोस्तों, जियोमो दी लेंटिनी, जियाकोमो द लेंटिनी, जियाकोमो द लेंटिनी, ठीक है। ये कैसे बोलते हैं ये मेरे को इसका दोस्तों प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है, अगर आपको पता है तो मेरे को कमेंट में बताइए। जियाकोमो द लेंटिनी, इन्होंने सोनेट का आविष्कार किया था, सोनेट लिखना सबसे पहले इन्होंने दुनिया में शुरू किया था। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जियाकोमो द लेंटिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि द सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था, अभी अभी पढ़ा है, किसने, कौन लेके आया था इटली से, एक तो थॉमस वाइट और एक हेनरी होवर्ड, ये दो व्यक्ति लेके आए थे। विलियम शेक्सपियर नहीं लेके आया था, ना ही जॉन मिल्टन लाया था और ना ही स्पेंसर लाया था, कौन लेके आया था, थॉमस वाइट और हेनरी होवर्ड, HOWARD, हेनरी होवर्ड, कौन लेके आया था, हेनरी होवर्ड और थॉमस वाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सर थॉमस वाइट। अगर हेनरी होवर्ड होता तो वो भी सही होता, दोनों सही हो सकते थे। तो दोस्तों ये है हमारा आज का पेपर इंग्लिश का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे जाके ऑल दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।